इटली का कंट्री साइड तो आमतौर पर शांत रहता है, शांत और सुकून भरा। लेकिन आज नहीं। आज पलीने के छोटे से गांव की शांति टूट गई। गांव के लोगों के चेहरे पे डर और हैरानी थी। एक बुढ़ा आदमी एक ऊंची जगह पर घूम रहा था जब उसने कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। एक काले प्लास्टिक का बैग जो बिल्कुल बेजान लग रहा था। यूज डराने वाला बग नहीं था, बाग के अंदर कुछ और ही था। यूज डरा रहा था वो चीज जो उसमें से बाहर निकल रही थी। एक हाथ जो बाग से बाहर आ रहा था, एक आदमी का हाथ कलाई से कटा हुआ। ये देखकर उसका दिल थम गया। हाथ जिसमें लैवेंडर रंग की नेल पॉलिश लगी थी ने उसकी रूह को हिला दिया। ये हाथ किसी औरत का लग रहा था। ये कोई मामूली डिस्कवरी नहीं थी। ये एक बड़ी और भयानक कहानी की शुरुआत थी। ये एक बुरा सपना शुरू होने जैसा था, जैसे किसी हॉरर फिल्म का पहला सीन। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। लोकल पुलिस पहुंची। उनके चेहरे पे फिक्र के भाव थे। उन्होंने तुरंत एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया। वो जानते थे कि ये तो बस एक झलक थी एक बड़े और खतरनाक राज की। उन्होंने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। ये हाथ डर का एक निशान था, एक मुश्किल इन्वेस्टिगेशन का वादा कर रहा था। पुलिस ने हाथ को केयरफुली बैग में रखा। उन्होंने केयरफुली सीन को डॉक्यूमेंट किया। सुंदर नजारा अब मौत की बदबू से भरा हुआ था। हर कोने को इन्वेस्टिगेट किया गया। बॉडी की खोज शुरू हो गई। पुलिस ने हर जगह तलाशी लेना शुरू किया और उसके साथ एक बेरहम कातिल की तलाश भी। ये इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो चुकी थी। पुलिस ने पूरी जगह छान मारी, हर तरफ नजर डाली। उनका डर सच हो गया। और भी काले प्लास्टिक के बग मिले, टोटल 15। हर बग में शरीर के अलग अलग हिस्से थे। विक्टिम को इतनी बेरहमी से काटा गया था कि यूज देखकर एक्सपीरियंस वाले ऑफिसर्स भी कांप गए। कभी शांत रहने वाला यह इलाका अब एक भयानक पजल बन चुका था। शरीर के हिस्से केयरफुली कलेक्ट किए गए। हर हिस्सा एक डरावनी पजल का टुकड़ा था। यह विक्टिम कौन थी और ऐसा घिनौना काम किसने किया होगा? इन्वेस्टिगेटर्स ने हर बैग और उसमें रखी हर चीज को ध्यान से डॉक्यूमेंट किया। उन्हें उम्मीद थी कि कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा जो उन्हें कल्प्रिट तक ले जाएगा। दबाव बढ़ता जा रहा था। गांव वालों की सांसें अटकी हुई थीं। उन्हें जवाब चाहिए थे। इन सबसे डरावनी डिस्कवरीज में से एक चीज सबसे अलग थी, एक सर। लेकिन सिर्फ सर का होना ही डिस्टर्ब करने वाली बात नहीं थी, उसकी हालत थी। सर बुरी तरह से जला हुआ था। आज ने उसकी पहचान मिटा दी थी। कातिल ने जानबूझकर विक्टिम की पहचान छुपाने की कोशिश की थी। इन्वेस्टिगेटर्स के सामने एक बड़ा मुश्किल काम था। बिना विक्टिम की पहचान के कातिल को धुंधला रेगिस्तान में सुई ढूंढने जैसा था। उन्होंने सर को देश के सबसे बेस्ट फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास भेज दिया। उम्मीद थी कि साइंस शायद जले हुए निशान के नीचे छुपे जवाब ढूंढ पाए। वक्त कम था। हर बीतता हुआ पल एक युग जैसा लाग रहा था। शरी भले ही टुकड़ों में बंटी हुई थी, लेकिन कुछ राज छुपाए हुए थी। राज जो शाही में लिखे गए थे। विक्टिम के 11 टैटूज थे, अलग अलग डिजाइन्स जो उसकी जिंदगी की कहानी बयां कर रहे थे। इन्वेस्टिगेटर्स को उम्मीद थी कि ये टैटूज विक्टिम की पहचान बता देंगे। टैटूज की फोटोज पूरी कंट्री के टैटू पार्लर्स में भेज दी गई। पुलिस को उम्मीद थी कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं ये अलग डिजाइन पहचान लेगा। ये टैटू सिर्फ स्किन पे बने डिजाइन नहीं थे, वो एक रास्ता थे, क्लूज का एक सिलसिला जो उन्हें विक्टिम के पास तक ले जा सकता था। और उम्मीद थी कि उसके कातिल तक भी। सेक्शन 5, एक गुमशुदा रूह। जैसे ही इन्वेस्टिगेटर्स इस भयानक पजल को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, और वो भी वहां से जहां उन्होंने सोचा भी नहीं था। पास के एक टाउन में फाइल हुई एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट ने उनका ध्यान खींचा। मिसिंग लड़की की डिस्क्रिप्शन भले ही पूरी नहीं थी, लेकिन उसमें लैवेंडर रंग की नेल पॉलिश का जिक्र था, वही रंग जो कटे हुए हाथ पर मिला था। क्या ये वही लड़की हो सकती थी? इन्वेस्टिगेटर्स तुरंत मिसिंग लड़की के परिवार वालों से मिले। उनके दिल में उम्मीद और डर दोनों थे।
अगर ये सच में वही मिसिंग लड़की थी तो ये खबर बहुत बुरी होगी, लेकिन साथ ही साथ ये उनके लिए एक बड़ी सफलता भी होगी। सेक्शन 6, द एडल्ट फिल्म स्टार। मिसिंग पर्सन रिपोर्ट से पुलिस को एक नाम मिला, शार्लेट एंजी। शार्लेट, उन्हें जल्द ही पता चला, कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक एडल्ट फिल्म स्टार थी। उसका प्रोफेशन केस को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना रहा था, लेकिन साथ ही साथ एक मोटिव भी दे रहा था। क्या शार्लेट का काम ही उसकी मौत का कारण बना? इन्वेस्टिगेटर्स ने शार्लेट की जिंदगी के बारे में पता करना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके दोस्तों, साथ काम करने वालों और परिवार वालों से पूछताछ की। वो कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए डेस्परेट थे जो शार्लेट के गायब होने पर रोशनी डाल सके। एडल्ट एंटरटेनमेंट की दुनिया अपने इनहेरेंट रिस्क्स और शैडोवी फिगर्स के साथ उनकी नई तलाश की जगह बन गई। सेक्शन 7, द नेबर। इन्वेस्टिगेशन ने एक अजीब मोड़ लिया जब शार्लेट की एक फ्रेंड ने एक खौफनाक डिटेल बताई। शार्लेट को अजीब मैसेजेस मिल रहे थे, मैसेजेस जो उसके गायब होने के बाद उसके फोन से भेजे जा रहे थे, रहस्यमय और परेशान करने वाले थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ये दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि शार्लेट अभी भी जिंदा है। लेकिन कौन? पुलिस ने मैसेजेस को ट्रैक करके एक बर्नर फोन तक पहुंची, जिसे शार्लेट के गायब होने के कुछ दिन पहले ही कैश से खरीदा गया था। फोन की लोकेशन डेटा ने उन्हें शहर के बाहरी इलाके में एक साधारण से अपार्टमेंट बिल्डिंग तक पहुंचाया। अपार्टमेंट डेविड फोंटाना का था, एक शांत, सीधा सा आदमी जो शार्लेट के सामने वाले अपार्टमेंट में रहता था। सेक्शन 8, एक खौफनाक डिस्कवरी। सर्च वारंट लेकर पुलिस ने डेविड फोंटाना के अपार्टमेंट में एंट्री की। अपार्टमेंट बहुत साफ था, इतना साफ कि डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे डेविड खुद के होने के सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स वहां सफाई देखने नहीं आए थे, वो जवाब ढूंढ रहे थे। उनकी तलाश उन्हें किचन तक ले गई, जहां वॉल के सहारे एक बड़ा सा फ्रीजर रखा हुआ था। फ्रीजर पर ताला लगा हुआ था। ये देखते ही शक और बेरा हच गया। ऑफिसर्स ने ताला तोड़ा और अंदर का नजारा देखते ही उनके होश उड़ गए। अंदर सफाई से रखे हुए थे शार्लेट एंजी के शरीर के बाकी हिस्से। सेक्शन 9, एक कातिल का इकरार। डेविड फोंटाना को उस वक्त अरेस्ट कर लिया गया जब वह अपने अपार्टमेंट से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। शुरुआत में उसने सब कुछ झुठलाया। उसने कहा कि वह निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन उसके खिलाफ सबूत बहुत मजबूत थे। पुलिस के पास उसके खिलाफ ठोस सबूत थे जो उसकी कहानी को झूठा साबित कर रहे थे। उसके फ्रीजर में मिले शरीर के हिस्से, बर्नर फोन और अन्य आपत्तिजनक सामग्री ने उसकी सच्चाई उजागर कर दी। शार्लेट के फोन से भेजे गए मैसेजेस ने उसकी साजिश को और भी स्पष्ट कर दिया। यह सबूतों का पहाड़ था जिसे वह पार नहीं कर सकता था। अदालत में पेश किए गए सबूतों ने उसकी हर दलील को खारिज कर दिया। सबूतों के बोझ तले दबकर डेविड ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने रोते हुए अपने अपराध की पूरी कहानी बयां की। वह शार्लेट के प्यार में पागल हो गया था। उसका जुनून उसे अंधेरे रास्ते पर ले गया। वह उसकी जासूसी कर रहा था, उसकी हरकत पर नजर रख रहा था, हर पल उसकी गतिविधियों पर नजर रखता था। जब शार्लेट ने शहर छोड़ने का फैसला किया, उसने सोचा कि वह उसे हमेशा के लिए खो देगा। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया तो डेविड के लिए यह असहनीय हो गया। तो डेविड टूट गया। उसका दिल बुरी तरह से टूट गया था। वह उसके जाने का सोच भी नहीं सकता था। उसके बिना जीने के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह उसे पाना चाहता था, किसी भी कीमत पर, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, चाहे इसके लिए उसे उसकी जान ही क्यों न लेनी पड़े। उसका जुनून उसे इस हद तक ले गया कि उसने हत्या का रास्ता चुना। सेक्शन 10, इंसाफ और एक चेतावनी। यह कहानी एक ऐसे मुकदमे की है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया।
यह मुकदमा मीडिया के लिए एक सनसनी बन गया। हर कोई इस पर चर्चा कर रहा था। हत्या की भयानक बातें और इसके पीछे की साजिशें, इसका एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्शन और इसके पीछे छिपे रहस्यों ने सबको चौंका दिया और खौफनाक इकबालिया बयान ने पूरे देश को हिला दिया। डेविड फोंटाना का नाम अब हर किसी की जुबान पर था। डेविड फोंटाना, वह शांत पड़ोसी जो किसी की नजर में नहीं आता था, एक ऐसा राक्षस निकला जो सामने से ही छिपा हुआ था। उसकी असलियत ने सबको हैरान कर दिया। जूरी ने उसे दोषी पाया और यह फैसला सबके लिए एक राहत की सांस थी। डेविड फोंटाना को 30 साल की कैद की सजा सुनाई गई, उसकी आजादी छीन ली गई और उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ी। जुनून और गुस्से में किए गए अपराध के लिए उसे अपनी सानी अपने किए पर पछताना होगा। शार्लेट एंजी की हत्या हमें यह याद दिलाती है कि सामान्य दिखने वाली जिंदगी के पीछे कितना अंधेरा छिपा हो सकता है। यह हम सब के लिए एक चेतावनी थी, एक ऐसी चेतावनी जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। सावधान रहने की चेतावनी और हमेशा सतर्क रहने की जरूरत। अपने आसपास के बारे में जागरूक रहने की चेतावनी, ताकि हम किसी भी खतरे से बच सकें। और कभी भी अपनी सुरक्षा को हल्के में न लेने की चेतावनी। यह कहानी हमें यही सिखाती है।